जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान पटवार में जो अपना कंप्यूटर का पार्ट है, जो कि उसके कितने सबने सिलेबस देख लिया होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ उसके कितने क्वेश्चन है अपने पास। 15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 30 मार्क्स का मैटर हो जाएगा अपने पास। तो पूरे कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है उनको अपन लाइन टू लाइन एक ही वीडियो में, मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे सिलेबस को। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाए, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है। तो बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अब कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अब देखो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, अपन जो भी डेटा देंगे उसको प्राप्त करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसमें कैलकुलेशन करेगा और उसका एनालिसिस करेगा, और उससे क्या तैयार करेगा? अपने पास आउटपुट तैयार करता है, ठीक है। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। कौन बदल? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलता है। जो भी अपन इसको डेटा देंगे उसको कंप्यूटर किसमें बदलेगा? सूचना में बदलेगा। और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर कर लेता है कंप्यूटर भविष्य में उपयोग के लिए। और गणना करने का पहला यंत्र, अब देखो इम्पोर्टेंट यहाँ से आएगा अपने पास। गणना करने का पहला यंत्र कौन सा था? अबेगस था। पहले पेज पे अपने पास जो पहली स्लाइड थी उस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि गणना करने का पहला यंत्र क्या था? अबेगस था, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक विकास देखते हैं अपन कंप्यूटर का। तो 1642 में जो ब्लेज पास्कल था उसने क्या बनाया? पास्कल लाइन नामक एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। इस तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इस ये क्या काम आता था? गणना करने के काम आता था। फिर देखो आइए चले अपन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, जिसका पूर्ण निर्माण कब हुआ? 1842 में हुआ। और इसी को अपन क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसको कहते हैं? एनालिटिकल इंजन को। जो किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। अब देखो कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो अपन को क्या करना है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और अगर अपन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो क्या करके आना है अपन को? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। और ये एलन ट्यूरिंग है ना, जो अपन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ये क्या करता है? एआई का अपने पास संस्थापक भी है। देखो एआई का संस्थापक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ ले अपन से, ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, इसको याद कर लेना है। हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन जैसे अपन आगे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो अच्छे टॉपिक को अपन को अच्छे से समझ में आएंगे। और एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। इनमें क्या है? याद ही रखना है, हिस्ट्री की तरह याद रखना है, क्योंकि एक तरह से कंप्यूटर की हिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर मूल ढांचा किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब दिया? 1948 में। अब देखो पंच कार्ड और जनगणना। ये बेसिकली पंच कार्ड क्या होता है? जैसे अपने अभी कीबोर्ड होते हैं ना, इसी तरह के पहले पंच कार्ड होते थे, जो क्या काम आते थे? डाटा को इनपुट देने में काम आते थे। जैसे अपन अभी कंप्यूटर से टाइप, कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर में डाटा को इनपुट देते हैं ना, वैसे पहले पंच कार्ड से डाटा को इनपुट दिया जाता था। अब देखो 1890 में हरमन होल्डेट ने क्या किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया। अब पंच कार्ड सूचना इनपुट की सबसे पुरानी युक्ति। ऐसी क्वेश्चन आ सकता है, सूचना इनपुट की सबसे पुरानी युक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? पंच कार्ड है। अब देखो जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अमेरिका में हरमन होल्डेट ने सेंसस टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। ये भी अपन को याद रखना है। देखो जो अपना कंप्यूटर है उसके विकास में महिलाओं का और भारत का क्या योगदान है, ये देखते हैं अपन। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा? लेडी एडा ऑगस्तो ने विकसित किया था, ठीक है। और भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किसने विकसित किया? समरेंद्र कुमार मित्रा ने। और ये जो है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? इसके स्टार लगा लेना बिल्कुल, जितने स्टार लगाना चाहो कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो विजय भटकर है, ठीक है। अब देखो आईबीएम और एनईए क्या है, ये देखते हैं अपन। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल, इसके आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सन कम पूछते हैं, लेकिन फुल फॉर्म बहुत से एग्जामों में पूछी हुई है, तो अपन को याद रखना है। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखो 1944 में होवार्ड आइकन ने आईबीएम के सहयोग से क्या बनाया? मार्क फर्स्ट बनाया। और ये मार्क फर्स्ट क्या था बच्चों? यहाँ से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्क फर्स्ट क्या था? प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट था, ठीक है। और आईबीएम को अपन किस नाम से भी जानते हैं? बिग ब्लू नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बिग ब्लू नाम से कौन सी कंपनी को जाना जाता है? तो अपने
ऑप्शन में दिए होंगे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, तो अपन को क्या करना है IBM, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और ENIAC क्या था, आप देखो ENIAC पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये किसने बनाया, JP एकट और जॉन मोस्ले ने, कब बनाया, 1946 में, ठीक है। अब देखो भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर देखते हैं अपन, तो HEC-2M कब स्थापित किया गया, 1955-56 में। कहाँ स्थापित किया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है। और देखो अभी भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी कंप्यूटर पूछ ले तो वो कौन सा था अपने पास, सिद्धार्थ। दोनों में अंतर याद रखना है बच्चों, भारत में स्थापित पहला पूछ ले तो कौन सा है, HEC-2M 1956 में, कहाँ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और अगर भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी कंप्यूटर पूछ ले तो कौन सा है, सिद्धार्थ है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर की विशेषताएं, अब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, तीन विशेषता दे देगा और एक ऐसा कोई भी विकल्प दे देगा जिसकी विशेषता नहीं होगी, तो अपन को ऐसे बोलेगा कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो अपन को नहीं है जो टिक करनी है। तो सबसे पहले अपने पास है इसकी विशेषता, कंप्यूटर की गति, जैसे अपन कोई काम, कोई गणना मान लो, कोई कैलकुलेशन 10 मिनट में करेंगे, उसको कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर देगा। फिर सेकंड विशेषता क्या है, स्वचालित ऑटोमेटिक होता है, बहुत सी अभी ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है, कुछ भी अपन एक बार इसको कमांड दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक कार्य कर सकता है। फिर सक्षमता है इसकी कार्य करने की, और ये क्या है, लॉजिकल है, तार्किक है। फिर क्या है, स्टोर भी कर सकते हैं अपन चीज़ों को, तो स्टोरेज की क्षमता भी है, ठीक है। फिर क्या है, बहुमुखी यानी कि वर्साटाइल, यानी कि कई तरह की कार्य कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं अपन इसमें। फिर क्या है, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के साथ, इंसान से गलती होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन कंप्यूटर में तब तक गलती नहीं होगी जब तक इसमें कोई सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में एरर नहीं आ जाए। और एक क्या है, विश्वसनीयता है, यानी कि अपन कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। रिलेबिलिटी भी इसकी क्या है, विशेषता, ये सभी अपन को याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कंप्यूटर की कमियाँ। अब देखो कंप्यूटर की कमियाँ आ जाए अपने पास, तो कंप्यूटर क्या है, विद्युत पर निर्भर होता है। इसके पास, जैसे अपने पास इंसानों के पास बुद्धि है ना, उसका भी अभाव होता है। और वायरस का खतरा रहता है कंप्यूटर में, अपन सुनते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, और बार बार क्या करना पड़ता है, अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 आ जाता है तो अपग्रेड होता है, और बार बार कई ऐप्स में अपडेट आते रहते हैं, अपन फोन में भी अपडेट आता रहता है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो डेटा क्या है, तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का जो समूह होता है ना, अपन जो भी तथ्य और अव्यवस्थित आंकड़े इसको प्रोवाइड करेंगे, वो तो क्या है, डेटा है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। अब वो क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिक अंक, यानी कि जैसे 1 2 3 ऐसे भी हो सकते हैं, और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, तो क्या हो सकते हैं अपने पास, ABCD, ये सब किसमें आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में, 1 2 3, मतलब ABCD पे आ जाएगी और नंबर्स पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक हो जाएंगे। अब आगे आती है अपने पास, वो आता है कि प्रोसेसिंग क्या है। अब देखो प्रोसेसिंग क्या है, डेटा को व्यवस्थित करना, सूचनाएं बदलना और उसका संग्रह करना है, अपने पास क्या है, प्रोसेसिंग है। डेटा को व्यवस्थित करना, सूचनाएं बदलना और उसका संग्रह करना, अपन ने कंप्यूटर के कार्य देखे थे अभी पिछली स्लाइड में, कि एक क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, उसकी गणना करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है। तो प्रोसेसिंग क्या है, डेटा को व्यवस्थित करना, सूचनाएं बदलना और उसका संग्रह करना है। और सूचना क्या है, अब देखो सूचना क्या होती है, जो अपना डेटा होता है वो क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। और सूचना क्या होती है, अर्थपूर्ण व्यवस्थित डेटा होता है। अपन जो भी इसको डेटा देंगे ना, उसको ये सूचना में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एकदम फॉर्मेट में जमा देगा। और हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर है, सिंपल है अपने। और सॉफ्टवेयर क्या है, एक निश्चित कार्य हेतु निर्देशों का समूह, जैसे MS ऑफिस, गेम्स, पेज मेकर, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है अपने। जैसे अभी अब व्हाट्सएप भी पूछ ले तो व्हाट्सएप भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी क्या है, सॉफ्टवेयर भी। अब तो खैर बच्चे स्नैपचैट न जाने क्या क्या चलाने लग गए, तो ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखो प्रथम पीढ़ी, अब कंप्यूटर की अपन 5 पीढ़ियाँ देखेंगे यहाँ से। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को अपन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है, बस अपन को क्या करना है, पढ़ना है इसको। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक, 1942 से 55 तक। अब इसमें क्या होता था देखो, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। अब वैक्यूम ट्यूब कैसे होती है, ऐसे होती है वैक्यूम ट्यूब, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है अपने पास, ठीक है।
फिर स्टोरेज के रूप में इसमें क्या उपयोग होता था, तो स्टोरेज के रूप में इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। और भाषा कौन सी थी, निम्न स्तरीय मशीनी भाषा, ठीक है। और उदाहरण क्या है इसके, यहाँ से ये भी याद रखना है, निम्न स्तरीय मशीनी भाषा का उपयोग कौन सी पीढ़ी में होता था, तो प्रथम पीढ़ी में होता था। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ देगा, स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग कौन सी पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में। और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन सी पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एनएक, यूनिएक, एडवेक, एडसेक, ये सभी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अपन को याद रखना है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। ये अपने इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब होती थी प्रथम पीढ़ी में। ये मैग्नेटिक टेप है जिसका स्टोरेज के रूप में उपयोग कर देते हैं। अब आगे आ जाएगी अपने पास द्वितीय पीढ़ी। तो ये कब से कब तक, 1956 से 1965 तक। और इसमें देखो, उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था ना, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया था। इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। फिर स्टोरेज के रूप में उसमें तो किसका उपयोग हो रहा था, देखो अपने पास किसका उपयोग हो रहा था, मैग्नेटिक ड्रम का। लेकिन यहाँ पे आते किसका उपयोग होने लग गया, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग होने लग गया। इस तरह की होती थी मैग्नेटिक टेप और डिस्क। ये तो अभी हो सकता है कोई अगर मतलब थोड़ा सन 2000 से पहले किसी का जन्म हुआ हो तो उसने देखी भी हो, ठीक है। और फिर अपने पास जो इसमें भाषा आती थी वो असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं, जबकि वहाँ पे कौन सी थी, निम्न स्तरीय भाषाएं थी। जैसे उच्च स्तरीय भाषाएं कोबोल। अब ये कोबोल है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि कोबोल क्या है, तो क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। और एल्गोल, फोरट्रेन, बेसिक, पास्कल, इन भाषाओं का उपयोग कौन सी पीढ़ी में होने लग गया था, द्वितीय पीढ़ी में होने लग गया था, सेकेंड जनरेशन में होने लग गया था। अब इसके जो कंप्यूटर के उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, IBM 7030, IBM 1401, CDC 1601, हनीवेल, ये सभी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर होते हैं इस तरह के जो सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं। इस तरह की मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है। अब अगली आ जाएगी अपने पास तृतीय पीढ़ी, जो कब से कब तक, 1966 से 75 तक। और इसमें किसका उपयोग होने लग गया था, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग। इस तरह की आईसी होती है। और आईसी क्या होती है, कई सारे ट्रांजिस्टर, जो अपन ने द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर देखे थे ना, इस तरह के, इनको मिला के, इनको मतलब बहुत छोटा आकार कर दिया इन ट्रांजिस्टर का। और हजारों लाखों ट्रांजिस्टर मिला के किसका निर्माण कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का निर्माण कर दिया। और फिर इसमें स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर या फिर सॉलिड कोर का उपयोग करने लगे थे। इस तरह की मैग्नेटिक और सॉलिड कोर होती है। और इसमें जो अपने पास बस आती है वो कौन सी चीज, उच्च स्तरीय बात आई थी, ठीक है, प्रोग्राम के रूप में। और आईसी के प्रकार एसएसआई या फिर एमएसआई। अब देखो, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन होता था ना वो कम स्केल पे होता था, कम ट्रांजिस्टर का होता था। या फिर मीडियम, यानी कि लगभग मीडियम रेंज में होता था, बहुत ज्यादा रेंज में नहीं होता था। इसकी अगली पीढ़ी आएगी ना, उनमें ट्रांजिस्टर का जो इंटीग्रेशन होगा ना, मतलब कितने ट्रांजिस्टर जोड़ रखे हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि आईसी का प्रकार कौन सा था, एसएसआई या फिर एमएसआई तृतीय पीढ़ी में, ठीक है। उदाहरण कौन कौन से, IBM 360, PDP सेकेंड, B6500, NCR 365, ये सभी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर देखो आईसी क्या होती है। अब ये आईसी जो अपन बार बार कह रहे हैं, आईसी 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 क्या होती है, अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम से निर्मित होती है आईसी। और आविष्कारक कौन है इसके, जेस किल्विन। एक तरह से जो ट्रांजिस्टर होता है ना वो सिलिकॉन जर्मेनियम से निर्मित होता है। और जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिला के आईसी बना देते हैं। तो अपन ऐसा कह देते हैं कि जो आईसी होती है ना वो किससे निर्मित होती है, अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होती है। और आईसी के कारण आकार में क्या आएगी, कंप्यूटर के में कमी आ गई। क्योंकि पहले देखो वैक्यूम ट्यूब और बड़ी थी, फिर ट्रांजिस्टर आया वो छोटा हो गया, फिर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, वो जो बड़े ट्रांजिस्टर उनको छोटे ट्रांजिस्टर बना दिया टेक्नोलॉजी के द्वारा। और फिर आईसी बना दी गई। तो अब आकार में क्या आएगी, कंप्यूटर में क्या आकार में क्या आएगी, कमी आ गई, ठीक है। फिर अगले आए अपने पास चतुर्थ पीढ़ी, कब से कब तक, 1976 से 89 तक। अब इसमें क्या हुआ, वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होने लगा। यानी कि जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर होते थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई और उनको मिला के आईसी बनाए गए। और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लग गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है अपने पास। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में होने लगा, तो कौन सी पीढ़ी में होने लगा, अपने पास चतुर्थ पीढ़ी में होने लगा। और स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क और सेमीकंडक्टर का उपयोग होता था, ठीक है। और
चतुर्थ पीढ़ी से ये भी याद रखना है अपन को कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग होने लगा था। सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग कौन सी पीढ़ी से? चतुर्थ पीढ़ी। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या? जिससे अपन को व्हाट्सएप वगैरह आइकन दिखाई देते हैं, तो अपन उन पर टैप करते वो खुल जाता है अपने पास, व्हाट्सएप खुल के आ जाएगा। उसी को क्या कहते हैं अपन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, कि एक तरह से उसका आइकन बना देना हो, जो भी प्रोग्राम चलाना हो अपन उसका, ठीक है। और इसमें क्या आता? टाइम शेयरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था चतुर्थ पीढ़ी में अपने पास। और इसमें जो प्रोग्रामिंग की भाषा थी वो कौन सी थी? उच्च स्तरीय भाषा है, C++, डेटाबेस, ये सभी कौन सी पीढ़ी की भाषाएं हैं? चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं। और इसके उदाहरण क्या क्या है? IBM 4341 और एप्पल सेकंड, ये सब चतुर्थ पीढ़ी के उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह की सी लैंग्वेज होती है जिसमें अपन प्रोग्राम करते हैं। और ये माइक्रोचिप है, इसे अपने पास ही लेके लिए अपन ने। अब आगे आगे अपने पास पंचम पीढ़ी, जो कब से कब तक चल रही है? 1990 से स्टार्ट हुई थी पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर बनना, और अभी तक चल रहे हैं वर्तमान तक में। और इसमें VLSI से भी बड़े पैमाने पर IC का प्रयोग हुआ, जिसे ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। और स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा? ऑप्टिकल डिस्क। इस तरह की अपने पास ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसका उपयोग किया जाने लगा। और पांचवी पीढ़ी से किसका उपयोग होने लगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग होने लगा, जो भी काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। ये क्या करते हैं? कोई भी पहले अपन कुछ भी काम करते थे, फोटो वगैरह एडिट करते थे, बहुत टाइम लगता है। आजकल वही काम AI, जिसको अपन 1 घंटे में करते थे, उसको 10 मिनट में नहीं लगाती, 1 मिनट में करके दे देती है, ठीक है। अब देखो उदाहरण कौन कौन से इसके। परम सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो ऐसी कारें होती हैं जो बिना ड्राइवर के ही चलती है। रोबोट्स, किसने नहीं देखी है रोबोट्स? बहुत सारी मूवी देखी है रजनीकांत की अपन ने। AI बेस्ड कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, ये सब किसके उदाहरण है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। ये देखो ये रोबोट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक और स्क्रीन चला रहा है, हो सकता है कि कभी ये रोबोट भी बना दे। ये अपना परम कंप्यूटर है। तो कौन सी पीढ़ी का है? पांचवी पीढ़ी का है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं अपन यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक तरह से इंटरेस्ट आना शुरू होगा अपन को कंप्यूटर पढ़ने में। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, ठीक है। तो आकार के आधार पे करते हैं सबसे पहला अपन क्लासिफिकेशन। तो कितने तरह के कंप्यूटर होंगे? 4 तरह के। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सेकंड देखेंगे अपन एप्लीकेशन यानी कि उपयोग के आधार पर या फिर अनुप्रयोग के आधार पर। तो कितने तरह के कंप्यूटर होंगे? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। और अगर दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर है उसमें, तो अपन उसको क्या कह देंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कह देंगे। जनरली कोई भी चीज़ होती है, जैसे अपने पास कोई फसल होती है, अगर उसको अपन दो जीन्स को मिला के उसको बना देंगे, यानी कि दो गुणों को मिला के बना देंगे, तो क्या हो जाती है? हाइब्रिड हो जाती है। इसे अपन जनरल जानते ही हैं। तो सबसे पहला अपन आकार के आधार पर देखते हैं, तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन आ जाता है? सुपर कंप्यूटर। आकार में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सर्वाधिक गति होती है इसकी, और संग्रहण क्षमता भी सर्वाधिक होती है, ठीक है। और शब्द परास वर्ड लेंथ कितनी होती है इसकी? 64 बिट होती है, ठीक है। और 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा? क्रेवन और क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, ठीक है। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन आया क्रम 8000, जो कब बना? 1991 में। और वर्तमान में तेज तेज भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं सबसे तेज? तो एरावत AI और परम सिद्धि है। लेकिन अपन को सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि पहला सब सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और वर्तमान की भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है? एरावत AI और परम सिद्धि AI है, ठीक है। और जो अपने सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके उपयोग क्या होते हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये अपना परम 8000, ठीक है, इतना बड़ा है। अब देखो सेकंड जो टाइप आता है अपने पास आकार के आधार पर कंप्यूटर का, वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से कम परंतु माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाला कौन होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब इसका क्या उपयोग होता है? बैंकों में सर्वर कंप्यूटर में, जो अपने बहुत सी बार कहते हैं ना अपन
कि बैंक की सर्वर डाउन चल रहे हैं, तो सर्वर का जो मेंटेनेंस करता है वो कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। और इसको अपन क्या भी कहते हैं, बिग आयरन भी कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। थर्ड आ जाएगा अपने पास मिनी कंप्यूटर। ये क्या होता है, माइक्रो से अधिक लेकिन मेन फ्रेम से कम आकार, गति व स्टोरेज होती है इसकी, किसकी, मिनी कंप्यूटर की। इसका उदाहरण है अपने पास PDP-8, और ये क्या है अपना पहला मिनी कंप्यूटर भी PDP-8। और देखो नोट लगाई क्या लिख रखा है इसमें, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर में एकल बस संरचना होती है, यानी कि सिंगल बस स्ट्रक्चर किसमें होती है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। जो अपना को आकार के आधार पर लास्ट कंप्यूटर वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। आकार में क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और इसकी गति और स्टोरेज क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। कंप्यूटर ऑन ए चिप होता है, मतलब एक ही चिप पे कंप्यूटर होता है। अब इसका उपयोग क्या है, पर्सनल कंप्यूटर जो अपन सब करते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में। और उसके उदाहरण देख लो आप, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, नोटबुक, टैबलेट, पाम टॉप। अब पाम टॉप क्या होता है, पॉकेट कंप्यूटर होता है एक तरह। और विश्व का पहला लैपटॉप, पॉकेट यानी कि जिसको जेब में रख के भी ले जा सकते अपन। और विश्व का पहला लैपटॉप एप्सन HX20, जो कब 1981 जापान में बना था। एप्सन के प्रिंटर भी आते हैं, तो इससे याद रख लेना कि विश्व का पहला कंप्यूटर फोन एप्सन HX20 कब बना, 1981 जापान में। अब आ गया अपने पास एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ताप, दाब, गति, लंबाई तथा अन्य भौतिक मात्राओं को अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये इतनी जो रामायण कह रहा है इसका एक ही मतलब है। जैसे अपना थर्मामीटर होता है, वो किसको, जो ताप होता है उसको किसको मापता है, अंकों में मापता है। ऐसे कैसे अपने जो पुरानी जो बाइक आती थी, अभी की बाइक में तो खैर डिजिटल डिस्प्ले आने लगी है, वो अलग है। लेकिन जो पुरानी बाइक आती थी उनमें क्या होता था, जो अपनी स्पीड चलती थी उसमें गियर्स लगे रहते थे, उनके माध्यम से स्पीड बताता था। तो वो क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो गति को किस में माप रहा है, अंकों में माप रहा है, एक तरह से डिजिट में बता रहा है, ठीक है। और ये बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। अब अपने जो मोटरसाइकिल की स्पीड होती थी पुरानी जमाने में, वो स्टोर थोड़ी होती थी, वो तो बस अपन जब तक जितनी स्पीड में चला रहे हैं तब तक वो सुई क्या करेगी, वहां पे बिल्कुल उस पॉइंट पे रुकी रहेगी। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की हम चला रहे हैं तो 60 की स्पीड दिखाएगी, फिर 40 चला रहे हैं 40 की, वो स्पीड थोड़ी स्टोर करती थी। और इसके उदाहरण क्या है, स्पीडोमीटर, जो स्पीड का मीटर है, भूकंप सूचक यंत्र, जो अपने भूकंप की सूचना देने वाला यंत्र होता है। ये देख ही लिया आपने, ये मोटरसाइकिल की जो अपने पास सुई होती है, ठीक है, स्पीडोमीटर होता है। अब आ गया अपने पास डिजिटल कंप्यूटर। अपनी किसके टाइप देख रहे हैं, अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर के टाइप देख रहे हैं। इसका कार्य क्या है, अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का। ये डेटा को क्या करता है, 0 और 1 में परिवर्तित करता है। तो देखो बेसिकली जो डिजिटल कंप्यूटर होगा ना, जो अपने अभी के सभी कंप्यूटर अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर, वो क्या करेगा, डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। जैसे अपन कोई स्विच है, लाइट का स्विच है, उसको ऑफ करेंगे ना, तो उसका मतलब है कि वो चालू नहीं है, या फिर एक तरह से ऑफ है, बंद है, तो उसका मतलब तो हो जाएगा 0। और जैसे अपने पास अपने लाइट का स्विच चालू कर दिया, बल्ब जल गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि स्विच चालू है, यानी कि बल्ब चल रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो उसका मतलब क्या है, करंट है। और 0 का मतलब क्या था, करंट नहीं है, क्योंकि स्विच बंद था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब किसी भी चीज का नहीं होना होता है, और 1 का मतलब होता है कोई चीज है। ये बस कंप्यूटर इसी भाषा में समझता है। अपन इसको कुछ भी डाटा देंगे ना, तो बिल्कुल उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। और फिर उसके बाद ये समझ पाता है कि ये कोई किसी भी चीज को इसी तरीके से फिर प्रोसेस करके अपन को जो भी आउटपुट होगा वो देता है। और इसके उदाहरण क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सभी किसके उदाहरण है, डिजिटल कंप्यूटर के। अब देखो अगला जो टाइप आ गया अपने पास, वो आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, भौतिक मात्राओं को डिजिटल रूप में प्रयोग करके डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अपने पास पेट्रोल मशीन होगी, डायलिसिस मशीन होगी, रडार होगी, ये सब किसके उदाहरण है, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना या फिर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। अब जैसे देखो अपने पास, इसको 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ। जो
अपने पास ये मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, एक तरीके से ये कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इनको देख के डरना नहीं है, ये सब अपने आगे आएगी जब अपन सीपीयू वगैरह पढ़ेंगे ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे ना, उनमें ये सब आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, मेन मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये सब देखेंगे अपन आगे। डरना नहीं है, यहाँ खाली अपन को इतना समझना है, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि इन सब से जो जुड़ा हुआ होगा ना, एक तरीके से ये जुड़ा हुआ क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से, ये आगे। तो सबसे पहला भाग है अपने पास इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर सेकंड भाग है मेमोरी यूनिट, और एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये इधर दे रखे अपने पास है, देखो एक बार जूम करता हूँ मैं इनको। सबसे पहले अपने पास क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस होगी तो मॉनिटर हो गया। स्टोरेज होगी तो स्टोरेज अपने सीपीयू में रहेगी। रैम रोम सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब आगे देखेंगे अपन। ठीक है, अब देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट यूनिट डेटा को बाइनरी भाषा 0 1 में बदलकर कंप्यूटर को भेजती है। अपन जैसे कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, कीबोर्ड क्या करेगा, उस डेटा को 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेज देगा। और आउटपुट यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर के परिणामों को प्रदर्शित करता है। अब जो भी डेटा प्रोसेस होगा और उससे जो भी आउटपुट निकलेगा, उसको क्या करेगी, आउटपुट यूनिट अपने प्रदर्शित करेगी, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन प्रदर्शित करती है ना अपने पास। फिर मेमोरी यूनिट क्या होती है, डेटा व निर्देशों को संग्रहित करने वाला भाग ही क्या कहलाता है। मैंने बताया था ना कि ये डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित भी कर लेता है। तो डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने वाला भाग ही क्या कहलाएगा अपने पास, मेमोरी यूनिट कहलाता है। और सूचना भंडारण के लिए इसका उपयोग होता है मेमोरी यूनिट का। फिर सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म भी बहुत से बार पूछ लेते हैं, बिल्कुल सीधी सी फुल फॉर्म में क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह का सीपीयू होता है अपने। और सीपीयू को अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। और इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस कर आउटपुट में बदलता है। कौन बदलता है, सीपीयू। इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो कंप्यूटर में इसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अपने कंप्यूटर के टाइप देखे थे ना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित चिप होती है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। कब बना, 1971 में। भारत का पहला कौन सा है, शक्ति, जो कब बना, सॉरी किसने बनाया, आईआईटी मद्रास में बनाया। और अन्य कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का है, ड्यूअल कोर है, प्लेटिनम i3 i5 है। अब जो माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है उसको किसमें मापते हैं अपन, हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज में। और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, इन सब इससे क्या होता है, ये निर्मित होता है। अब देखो सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक से माइक्रो प्रोसेसर निर्मित होता है। ठीक है, अब सीपीयू घटक देखते हैं अपन की। सीपीयू घटक कौन कौन, इनको सबको अपन आगे डिटेल में देख रहे हैं, यहाँ बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, गणनाएं करता है। फिर सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, कंप्यूटर का संचालन करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, यानी कि इसका नियंत्रण करता है। फिर थर्ड है रजिस्टर, ये क्या होती है, सबसे तेज आहिस्ता स्टोरेज होती है। और चौथा है बस, जो क्या करता है, डेटा सूचनाओं के आदान प्रदान करता है। और ये क्या होता है, बस एक तारों का समूह होता है। ठीक है, अब देखो मदरबोर्ड क्या है, मुख्य सर्किट बोर्ड जिसमें सभी घटक लगे होते हैं। और मुख्य घटक कौन कौन से मदरबोर्ड के, प्रोसेसर चिप होगी, इस तरह का मदरबोर्ड होता है अपने पास। मेमोरी होगी, स्लॉट्स होंगे, बैटरी होगी, फैन यानी कि पंखा होगा। और एस एम पी एस क्या करती है अपने पूरे कंप्यूटर में, जो पावर सप्लाई होती है, मतलब पावर होती है उसकी सप्लाई करती है। ठीक है, देखो सीएमओएस बैटरी क्या होती है, सीएमओएस बैटरी की फुल फॉर्म में बहुत सी बार पूछी हुई है। तो CMOS बैटरी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी होती है। और ये क्या होती है, ऐसे सिक्के की तरह की एक छोटी बैटरी होती है। और ये क्या करती है, जैसे सिस्टम सेटिंग्स है, दिनांक, समय, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन आदि को स्टोर करती है। ठीक है, अब कुछ
मतलब फैक्ट देख लेते हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख कंप्यूटर और संगठन देख लेते हैं। यूनिवेक जो अपने पहले पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये क्या था? पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी था, ठीक है। और सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसने क्या बनाया? परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। ये अपने पास परम सुपर कंप्यूटर है। ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं अपने। तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं? कंप्यूटर को कार्य करने या निर्देश देने के लिए जो अपन कोड देते हैं उनको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश सिंपल याद रख लेना। सीपीयू की गति को किसमें मापते हैं अपन? हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज में। सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें? फ्लॉप्स में मापते हैं अपन, यानी ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? डेटा और प्रोग्राम में अंतर करता है। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? नैनो कंप्यूटर को कहा जाता है। और जो अपने ये सुपर कंप्यूटर गति को अपन फ्लॉप्स में मापते हैं ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार है जनरल देख लेना। लैपटॉप, नोटबुक, ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? पोर्टेबल, यानी कि जिसको पोर्टेबल किसको बोलते हैं अपन? जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। जो अगला है अपने पास वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। अब देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है। तो जैसे अपन कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप करते हैं तो कीबोर्ड क्या होगा? अपने इनपुट डिवाइस होगी। ऐसी डिवाइस जिनसे अपन डाटा देते हैं वो तो इनपुट डिवाइस। जिन पे जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो भी सूचना है उनको प्रदर्शित करता है वो सब क्या होती है? अपने आउटपुट डिवाइस होती है। इनको आगे अपन डिटेल से देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है? इनको शॉर्ट में आई या ओ डिवाइसेज भी कह सकते हैं अपन। तो कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने हेतु इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरण पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर से जुड़ी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर को निर्देश और डेटा देने के लिए जिन डिवाइसेज का उपयोग होता है उनको क्या कहते हैं? अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। और मानव भाषा को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में परिवर्तित कौन करती है? इनपुट डिवाइस क्या करती है? मानव भाषा को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में परिवर्तित करती है, ठीक है। अब देखो इनपुट डिवाइस के प्रकार देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहला देख रहे हैं अपन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड सबने देखा ही होगा, ऐसा कीबोर्ड होता है अपने पास। और इसका उपयोग किसके लिए होता है? अक्षर और अंक के डेटा देने के लिए। जैसे अपन ABCD टाइप करेंगे या फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स टाइप करेंगे तो इनको डेटा देने के लिए किसका उपयोग होता है? अक्षरों और अंकों को। तो उसके लिए अपन कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। और ये किसके समान? पहले टाइपराइटर आते थे अपने, उनके समान कार्य करता है। ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। और ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कीबोर्ड कौन से यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है? तो ये किस पे कार्य करता है? अपने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। अब देखो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली अपन जो भी टाइप करते हैं ना, एक कैरेक्टर जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया, या फिर कोई कॉलम हो गया, सेमी कॉलम हो गया, पॉइंट हो गया, इनके माध्यम से अपन टाइप करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? अपन कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? 1868 में क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स ने। ये फैक्चुअल डाटा है, याद रख लेना इसको। और सामान्य कीबोर्ड में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104 कीज होती है। और अपन कीबोर्ड को USB या फिर PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से। अब ये USB और PS2 पोर्ट क्या होते हैं ये भी अपन आइए देख लेंगे, तब अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आ जाएंगे तो डरना नहीं है इसी टर्म से, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड के प्रकार। तो कीबोर्ड के प्रकार या तो QWERTY यानी कि QWERTY होगा, डेवरेक होगा, HRT होगा, ये सभी किसके प्रकार होते हैं? कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रकार होते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये देखो QWERTY स्टार्टिंग यहाँ से हो रही ना, तो ये कौन सा कीबोर्ड हो जाएगा? QWERTY कीबोर्ड हो जाएगा। और ऐसे कैसे डेवर्क में यहाँ पे DVORA क्या आएगा, फिर AZERTY आएगा यहाँ पे AZERTY कीबोर्ड में, ठीक है, ऐसे आता है। अब देखो कुंजी के प्रकार। तो सबसे पहला जो कुंजी का प्रकार है अपने पास वो है
अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अब अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती है, जिनमें ABCD यानी कि A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट भी होती है और 0 से लेके 9 तक नंबर्स भी होते हैं, वो क्या कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती है। और न्यूमेरिक कीज कौन सी कीज कहलाती है, 0 से 9 तक की, उनको अपन या तो अंक के कुंजियाँ बोलेंगे या फिर न्यूमेरिक कीज बोलेंगे। वैसे अपन ने पहले भी देख लिया। और ऐसा अपने पास एक कीबोर्ड होता है, सबने देखा ही होगा वैसे। अब देखो अगला जो कीज का टाइप है वो है फंक्शन कीज। ये कुंजियाँ क्या करती विशेष कार्यों के लिए होती है और कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कीबोर्ड में कैसे होती है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर है ना अपने पास है, यहाँ पे कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज होती है यहाँ पे। ठीक है, F1 से लेके F12 तक होती है यहाँ से, ये सारी जो मैंने हाईलाइट की है। अब देखो अलग अलग जो फंक्शन कीज है ना, उनके क्या क्या उपयोग है। तो F1 का क्या उपयोग है, F1 किसके लिए उपयोग होती है, हेल्प के लिए उपयोग होती है। यानी कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अपन को कुछ भी चीज़ आ नहीं रही, तो उसमें अपन F1 दबा के हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, फिर F2 किसके लिए उपयोग होती है, कोई भी मान लो फाइल है उसको रीनेम करना है, तो अपन क्या दबाएंगे, F2 दबाएंगे। फिर F3 किसके लिए उपयोग होती है, सर्च करने के लिए उपयोग होती है। और F4 जो भी अपन ने लास्ट में जो भी कार्य किया ना, उसको वापस से फिर से यानी कि एक तरह से दोहराने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपन F4 का उपयोग करते हैं। F5 का उपयोग क्या होता है, वेब पेज को रिलोड करना। या फिर इसका जो सबसे फेमस उपयोग है ना, वो क्या है अपने पास, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के लिए भी कौन सी चीज़ का उपयोग होता है, F5 का उपयोग होता है। F6 का उपयोग क्या होता है, एड्रेस बार में जाना। अब एड्रेस बार क्या होता है, जैसे अपन ने कंप्यूटर में कोई फाइल खोली, तो उसको एक बात याद रखना कि आप जितना कंप्यूटर चलाओगे और उतनी अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होगी। ये क्लासेज पढ़ना आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अपन किसी भी कार्य को करके देखते हैं ना, तो उससे अपन को ज़्यादा नॉलेज आती है। अब एड्रेस बार क्या होता है, इसे समझ में नहीं आएगा। अपन कुछ ही फाइल खोलेंगे कंप्यूटर में, तो जैसे अपन ने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखे हैं, तो लास्ट में जिस फोल्डर में वो फाइल होगी ना, तो उससे पहले कि सभी फोल्डर में, जैसे अपन भारत देश में रहते हैं, फिर भारत के अंदर भी कोई राज्य है, मान लो राजस्थान है, राजस्थान में रहते हैं। फिर राजस्थान के अंदर भी कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कोटा है तो कोटा में रहते हैं। फिर कोटा के अंदर भी कोई तहसील होगी, कोई गांव होगा, ऐसे होता है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, अपन जो फाइल सेव करते हैं ना, फोल्डर्स पे रहती है, एक के अंदर एक फोल्डर बन के, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, एक तरह से एड्रेस बार बोलते हैं उस फाइल का। ठीक है, F7 किसके लिए उपयोग आता है, वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए। और F8 किसके लिए उपयोग होता है, बूटिंग को शुरू करने के लिए। अब बूटिंग क्या होती है, अब बूटिंग अपन जो भी मतलब प्रोग्राम रहता है ना अपने इसमें कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको एक तरह से बूट होता है, वो हार्डवेयर में बूट होता है, तभी जाके हार्डवेयर और अपने बीच में एक तरह से रिलेशन स्टेब्लिश हो पाता है। इसको अपन देखेंगे जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखेंगे, तब अच्छे से देखेंगे बूटिंग क्या होती है। फिर F9 का उपयोग क्या है, MS आउटलुक में किसी फाइल को सेंड और रिसीव करने के लिए। F10 का उपयोग क्या है, मेन्यू बार सक्रिय करने के लिए। अभी मेन्यू बार वगैरह क्या होते हैं, सब आएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। F11 क्या होती है, अपन कोई भी जैसे देख रहे हैं उसको फुल स्क्रीन मोड में चलाना है, तो अपन क्या प्रेस करेंगे, F11। और F12 किसके लिए उपयोग होती है, सेव एज। अब सेव एज क्या होता है, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अब उसको PDF के फॉर्मेट में सेव करना है या फिर PPT के फॉर्मेट में सेव करना है, ये सब किससे, F12 को दबाएंगे, तो वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा अपने पास। फिर वहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे कि PDF में सेव करना है फिर PPT फॉर्मेट में सेव करना है। एक्सटेंशन होते हैं एक तरह से, PPTX, PDF, ये सबके अलग अलग होते हैं। वीडियो के MP4 होते हैं, ऐसे MP3 होते हैं ऑडियो के। ठीक है, और जैसे अपने जो इमेज वगैरह होते हैं उनके JPG, और ये सब डॉक्यूमेंट्स के PDF वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ये सब में अलग अलग, हर मतलब जो भी अलग अलग तरह की फाइल होती है ना, उसका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। अब देखो नेविगेशन कीजिए अगला अपने पास जो कुंजियों का प्रकार है। हेरो कीज कर्सर नियंत्रित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है ना, वो भी नेविगेशन कीज के अंतर्गत आती है। होम, जो लाइन की शुरुआत में अगर मान लो कर्सर कई लाइन के बीच में, उसको अपन को लाइन के फर्स्ट में लेके जाना है, कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं, तो होम का उपयोग करेंगे अपन। एंड क्या करेगा, लाइन के लास्ट में कर्सर को लेके जाएगा।
पेज अप क्या करेगा, पिछले पेज पर जाने के लिए तो पेज अप और अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन का उपयोग करेंगे। अब देखो ये नेविगेशन कीज कहाँ पे होती है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ना अपनी यहाँ पे ये सारी नेविगेशन कीज होती है, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखो अन्य नेविगेशन कीज भी दे रखी है, यानी कि और भी कौन कौन सी नेविगेशन कीज होती है इनके अलावा। इंटर होती है, इंटर क्या करती है, कार्य को पूरा करने के लिए। बैक स्पेस क्या करता है, पिछला अक्षर हटाने के लिए। और डिलीट का क्या कार्य होता है, अगला अक्षर हटाने के लिए। इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस से क्या करेगा, जो अपना पिछला अक्षर होगा ना उसको हटाएगा, एक तरह से जैसे अपन टाइप कर रहे हैं ना कुछ भी, जैसे अपन ने टाइप किया सचिन, तो जो यहाँ पे मान लो अपन टाइप कर रहे हैं तो एन तो इधर है ना, तो जैसे अपन डिलीट दबाएंगे ना तो ये एन मिट जाएगा, और जैसे अपन बैक स्पेस दबाएंगे ना तो आई हट जाएगा। इस तरह से बैक स्पेस और डिलीट का उपयोग करते हैं अपन। और टैब क्या करता है, अगली फील्ड पर जाने के लिए किसका उपयोग होता है, टैब का। और स्पेस बार क्या करता है, खाली स्थान देने के लिए। अपन को मान लो स्पेस देना है बीच में तो किसका उपयोग करेंगे अपन, स्पेस बार का। और अगली जो भी फील्ड है उसमें जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, टैब का उपयोग करेंगे। अब जो अगला अपना कीज का प्रकार है वो है संयोजन कुंजियां। अब ये कौन कौन सी होती है, देखो एक तो मॉडिफायर कुंजी जैसे एल टी, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सभी कौन सी होती है, संयोजन कीज यानी कि कॉम्बिनेशन कीज होती है अपने पास। और अकेले, अब ये क्या करती है, जो कीज होती है ना अकेले कार्य नहीं करती, अन्य कुंजों के साथ इनका उपयोग होता है। और कीबोर्ड में दो बार होती है, एक तो यहाँ इस वाले एरे पे होगी और एक इस वाले एरे पे होगी, जो अपनी कॉम्बिनेशन की, जैसे नाम से लग रहा है ना, संयोजन यानी कि किसी के साथ, संयोजन यानी कि जुड़ा हुआ, तो ये किसी के साथ ही उपयोग हो, ये मैं जैसे अपन कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या होता है, किसी भी फाइल वगैरह को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही किसी न किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं, जैसे कंट्रोल सी के साथ जुड़ के क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, वो अनडू करता है, ऐसे, ठीक है। तो इनका उपयोग किसी अन्य चीज के साथ होता है, यही कहना चाह रहा है वैसे। अब जो अगला कीज का प्रकार है अपने पास है टॉगल कीज। ये क्या करती है, फंक्शन को ऑन ऑफ करती है। तो देखो कौन कौन सी टॉगल कीजिए अपने पास, कैप्स लॉक है, तो ये क्या करते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। जब अपन कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे ना तो अपन जो भी टाइप करेंगे ना कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे, और जब अपन कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो जो भी टाइप होगा ना वो स्मॉल लेटर्स पे होगा। फिर अगला है नम लॉक। नम लॉक क्या करेगा, नंबर पैड को ऑन ऑफ करता है, जो भी अपने नंबर पैड होता है ना ये वाला, इसको क्या करता है, ऑन ऑफ करता है, ठीक है। और स्क्रॉल लॉक क्या करता है, स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है कि अपन को स्क्रॉल करना है या फिर नहीं करना है। ये कौन सी होती है, सब टॉगल कीज होती है, ठीक है। अब कीबोर्ड की जो इनके अलावा भी जो जो कीज रहेगी ना उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब देखो पॉज और ब्रेक की, तो ये क्या करती है, किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए उपयोग होती है। और प्रिंट स्क्रीन किसके लिए उपयोग होती है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इंटर कमांड या फिर नए लाइन में जाने के लिए। और टैब का उपयोग क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए। और बैक स्पेस कर क्या करती है, बायां अक्षर हटा दिया अपन ने देख लिया। डिलीट क्या करता है, दायां अक्षर या फिर ऑब्जेक्ट को हटाता है। और शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करता है, फाइल स्थायी रूप से हट जाती है, याद रखने ना। जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे ना तो कोई भी फाइल होगी ना वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, यानी कि फिर अपन उसको कभी भी वापस, एक तरह से रिसाइकल में नहीं जाएगी और परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और एस्केप क्या करता है, बाहर आने या फिर कैंसिल करने के लिए, जैसे अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर फुल स्क्रीन है तो उसमें से अपन फुल स्क्रीन में से बाहर आना है, फुल स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है तो जैसे अपन ई एस सी यानी कि ई एस सी नाम से होती है, ई एस सी नाम से होती है, ई सॉरी ई एस सी नाम से होती है कीबोर्ड में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एस्केप है। तो ये क्या कार्य करती है, अपन कहीं पे भी फुल स्क्रीन वगैरह पे काम कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो उससे बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करते हैं। और स्पेस बार क्या होती है, सबसे लंबी की होती है, अभी अपन को याद रखना है, ठीक है। अब जो अगली अपनी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। अभी क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो अपने पास वहाँ पे ऑप्शन में माउस होगा या फिर
आगे भी अपन जो भी पॉइंटिंग डिवाइस देखेंगे अलग अलग, उनमें से एक ही होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो जो जो पॉइंटिंग डिवाइस है उनको छांटना है अपन को। लेकिन माउस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यहाँ से ये याद रख लेना है अपन को। और GUI आधारित का मतलब क्या है, जैसे अपन ने उसमें देखा था CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित होती है, उसमें कैरेक्टर टाइप करते हैं अपन। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अपन को कोई भी आइकन दिख रहा होता है, जैसे मान लो फेसबुक का आइकन दिख रहा है, तो उस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे वो खुल जाएगा, यानी कि ग्राफिकल यानी कि ग्राफिक्स पे काम करता है। और इसका उपयोग किसके लिए होता है, कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए। अपन एक इस जगह से दूसरी जगह अपन को अगर स्क्रीन पे कर्सर लेके जाना है तो माउस का उपयोग करेंगे। आविष्कार कब हुआ इसका, 1963 में डगलस एंजल बट ने। ऐसे पूछते नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा देख लेना इसको। अब देखो माउस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। माउस वायरलेस हो सकता है, वायरलेस का मतलब है कि अपन इसको ब्लूटूथ या फिर एक अपने जो इसका रिसीवर आता है उसको अपन जैसे USB पोर्ट पे लगाएंगे, तो ये वायरलेस माउस भी होता है अपने पास। एक USB वाला माउस भी होता है, यानी कि वायर वाला माउस भी होता है, उसको भी अपन लगा के यूज ले सकते हैं। तो वायरलेस होगा, एक मैकेनिकल होगा और ऑप्टिकल होगा। ऑप्टिकल वाले में नीचे लाइट जलती है, याद रख लेना, ठीक है। अब माउस के 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अब जो लेफ्ट क्लिक होता है ना, ये वाला लेफ्ट क्लिक, ये वाला लेफ्ट क्लिक है अपने पास, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को चुनता है। फिर डबल क्लिक, यानी कि जब अपन इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट या फिर प्रोग्राम को खोलेगा। जब अपन लेफ्ट की को 2 बार दबाएंगे ना, आप प्रोग्राम ये तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम या फिर कोई भी जो अपने डॉक्यूमेंट है उसको खोलेगा, फाइल को वगैरह को खोलेगा। फिर राइट क्लिक क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाता है, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब आ जाती है जब अपन इस वाले यानी कि राइट बटन को दबाते हैं। ये राइट बटन है अपने पास। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को खींच कर रखना। जैसे अपन माउस की वजह से कोई यहाँ पे फाइल रखी हुई है, तो इसको अपन यहाँ पे माउस की मदद से क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और कहीं और लेके जा सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होता है, ड्रैग एंड, जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। फिर अगला है अपने पास स्क्रॉलिंग, पेज ऊपर नीचे करना। जो अपने इसमें स्क्रॉल व्हील होता है ना, इसकी मदद से अपन कोई भी अपना पेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सभी माउस के कार्य हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक माउस का कार्य नहीं है या फिर है, तो अपन को देख लेना है कि कौन कौन से माउस के कार्य हैं, ऐसे करना है। फिर अगला इनपुट डिवाइस है अपना ट्रैक बॉल। तो ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपरी सतह पर क्या होती है, एक बॉल लगी होती है, ठीक है। जबकि माउस में क्या था अपने पास, माउस में था अपने पास इस तरह से एक स्क्रॉल व्हील था, लेकिन इसमें क्या है, एक बॉल लगी हुई है, देखो ये बॉल लगी हुई, जिसे घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। और माउस को तो अपन क्या करते हैं, एक जगह से मतलब ऐसे जो माउस पैड रहता है ना, उसमें इधर उधर करके उसमें कर्सर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इसमें इस बॉल से अपन कर्सर को नियंत्रित कर लेते हैं। ये मोशन डेटा को क्या करता है, कैप्चर करता है, जो भी अपना मोशन डेटा है उसको कैप्चर करता है। उपयोग क्या होता है इसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे कंप्यूटर डिजाइन में, जहाज में, सोनार यंत्र, चिकित्सा क्षेत्र आदि में। इससे क्या होता है, जैसे अपन माउस को तो इधर उधर हिलाना पड़ता है, इसको हिलाना नहीं पड़ता अपन को, तो एक तरह से अपनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती इसमें हाथ की, बस इतना होता है। अब अगला जो है अपनी इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक इसका उपयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, रोबोटिक्स आदि में होता है। इस तरह का जॉयस्टिक दिखता है अपने पास। अब देखो फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब है एक तरह से बिल्कुल, अगर अपन उस सीट पे बैठ जाएंगे तो अपन को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अपन प्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपन प्लेन नहीं उड़ा रहे हैं। वो क्या है, फ्लाइट सिमुलेटर है, एक तरह से सिमुलेशन हो रहा है इसका। कंप्यूटर गेमिंग यानी कंप्यूटर में गेम खेलना, और रोबोटिक्स जो भी अपन रोबोट वगैरह बनाते हैं ना, पिछली क्लास में देखा था अपन ने, तो उनको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। इसमें एक हैंडल होता है जिससे कर्सर या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नियंत्रित किया जाता है। ये जो अपना हैंडल है ना, इसमें इसके माध्यम से जो अपना ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब अगले इनपुट डिवाइस है अपने पास स्टाइलस पेन। कुछ इस तरह का अपने पास स्टाइलस पेन होता है, ठीक है। ये हाथ से चलने वाला पॉइंटिंग पेन है। ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने,
डिजिटल स्क्रीन पर लिखने और मेन्यू चेंज करने के लिए अपने स्टाइलिश पेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तरह से अपन जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, उसी तरह से इसका स्क्रीन में उपयोग होता है। अगला जो पेन है अपने पास वो है लाइट पेन। इसका उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर लिखने व चित्र बनाने के लिए होता है। जो भी मतलब एक तरह से फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होती है ना, ऐसी स्क्रीन जो मतलब एक तरह से लाइट को सेंस करके कार्य करती हो, तो वहाँ पे कौन सा पेन उपयोग में लेते हैं अपन? लाइट पेन उपयोग में लेते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है जो स्क्रीन से प्रकाश सिग्नल प्राप्त करता है और उसके आधार पर कार्य करता है। ठीक है, अगली जो इनपुट डिवाइस है अपने पास वो है टच स्क्रीन। याद रखना टच स्क्रीन क्या है, इनपुट भी और आउटपुट दोनों डिवाइस से, ये याद रख लेना है अपन को। इसका उपयोग उंगलियों से स्क्रीन को टच करके इनपुट देने में किया जाता है। अपने जो स्क्रीन टच फोन होता है इससे तो आप भली भांति परिचित हो। ये मोबाइल, बैंक, एटीएम आदि में प्रयोग होती है, अपन को पता ही है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करती है। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो केवल डेटा लेती है, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है ना, वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो जो अपना फोन होता है ना, उसी पे तो अपन कुछ भी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उससे भी तो अपन को वीडियो दिख रहा है ना, तो एक तरह से आउटपुट भी है और अपन उसको क्लिक करके उससे कुछ चला भी सकते हैं, तो इनपुट भी है। ठीक है, अगली जो इनपुट डिवाइस है अपने पास वो है बारकोड रीडर। इसका उपयोग प्रोडक्ट पर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सुपरमार्केट, जो अपने मॉल वगैरह होते हैं, पुस्तकालय और बैंक आदि में प्रयोग में लाया जाता है। इससे जो भी इससे स्कैन करेगा ना, तो उसका जो भी प्राइस वगैरह है वो सब आ जाता है। ठीक है, अगला है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, अपन जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ना, उसमें क्या भरते हैं अपन, गोले भरते हैं एक तरह से ओएमआर सीट में। तो ओएमआर का मतलब ही क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। तो इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच करने के लिए, इस तरह की मशीन होती है कुछ। ठीक है, याद रखना है। अब अगली है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर MICR। ये डॉक्यूमेंट की वैधता सत्यापित करने के लिए मैग्नेटिक इंक से लिखे अक्षरों को पहचानता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे फर्जी है या फिर वो असली है, उसकी जांच कौन करती है, MICR मशीन करती है। विशेष रूप से कहाँ पे उपयोग होता है, ये बैंक में चेक जो होता है ना, उसका जांच करने के लिए MICR मशीन का उपयोग होता है। अब देखो MICR कोड जो होता है ना, उसमें पहले 3 अक्षर तो क्या होंगे, सर का कोड होगा। ठीक है, फिर अगले 3 अंक होंगे वो क्या होंगे, बैंक का नाम होगा, और अंतिम जो 3 अंक होंगे ना, वो बैंक खाता को, बैंक शाखा को दर्शाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। अगली मशीन है ऑप्टिकल कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है और ये कागज पर लिखे अक्षरों को पढ़ने और एडिट करने के लिए उपयोग होता है। जैसे अपने कोई भी अपन ने हैंड रिटन नोट लिखे एक तरह से, अब अपन को क्या करना है, उनको टेक्स्ट में चेंज करना है, एक तरह से कंप्यूटर टाइप टेक्स्ट में, तो अपन किसका उपयोग करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और OCR अक्षरों को ACII कोड में बदल देता है। अब ये ACII कोड क्या होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं एक तरीके से टेक्स्ट के लिए, उनमें बदल देता है। ठीक है, अगली इनपुट डिवाइस है अपने पास स्कैनर। दिखने में फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। फ्लोरोसेंट बल्ब से शब्द चित्रों को स्कैन कर डिजिटल रूप में बदलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्लोरोसेंट बल्ब से शब्दों और चित्रों को स्कैन कर डिजिटल रूप में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, स्कैनर। अभी किसमें, PDF या फिर JPG फॉर्मेट में सेव करता है। अब इसके जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, देखो, फ्लैट बेड यानी कि फोटोकॉपी मशीन में उपयोग, सीट बेड जो किसमें उपयोग होता है, फैक्स मशीन में, और हैंड हेल्ड किसमें उपयोग होता है, मोबाइल कैमरा में। ये इसके प्रकार है। ठीक है, स्कैनर ये। अगला है अपने पास SCR यानी कि स्मार्ट कार्ड रीडर। स्कैनिंग और ऑनलाइन भुगतान के समय SCR उपयोग होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ID कार्ड, इन सबको स्मार्ट कार्ड रीडर स्कैन करता है। ठीक है, अब देखो QR कोड रीडर। अब QR की फुल फॉर्म में आ जाए तो QR की फुल फॉर्म क्या है अपने पास, QR की फुल फॉर्म में क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स।
ऐसे अपन ने सबसे ज्यादा परिचित है वैसे अपन क्यूआर कोड से, जैसे कोई भी अपन फोन पे वगैरह से पेमेंट करते हैं तो वहां पे इसका उपयोग करते हैं अपन, क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। अब इसका आविष्कार कब हुआ था? 1994 में डेंसो वेव जापान में इसका आविष्कार हुआ। और डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो 3 डिटेक्शन पोजीशन पैटर्न का क्या मतलब है। एक, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्या है? डिटेक्शन पोजीशन पैटर्न है। ये देखो फोन में ये दिख रहे 2 3, इस जगह पे नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है अपने कि जो क्यूआर कोड होता है ना उसमें कितने डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, तो कितने डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, याद रखना है अपन को। और कुछ अन्य इनपुट डिवाइस है जो कौन कौन सी है? वेब कैमरा है, ठीक है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, डिजिटाइजर है, वॉइस रिकॉग्निशन वीआरएस है, सेंसर है, बायोमेट्रिक मशीन, ये सब भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब अगला जो है अपने पास वो है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर हो गया, जो अपने एक तरह से आउटपुट देता है किसी भी चीज़ का, ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ हो उसका आउटपुट देता है। और जो अब आउटपुट डिवाइस भी दो तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक और एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो पेन एक तरीके से पेज या फिर किसी चीज में प्रिंट करके डाटा दे अपन, जिसको अपन छू सके उस डाटा को, तो वो क्या होते हैं? प्रिंटर होते हैं अपने पास, प्रिंटर प्रोटर, ये सभी हार्ड कॉपी वाले होते हैं। और प्रोजेक्टर मॉनिटर स्पीकर हेडफोन से कौन से होते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं, ठीक है। ये आइए अपने पास आउटपुट डिवाइस के प्रकार। पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सेकंड हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे मॉनिटर में अपने कोई भी वीडियो वगैरह चलेगा तो वो कौन सा होगा? सॉफ्ट कॉपी होगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसको अपन छू नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते, और हार्ड कॉपी जिसको अपन छू भी सके और पकड़ भी सके, ठीक है। अब सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस आई वो आई अपने पास मॉनिटर। इसे अपन क्या कहते हैं? वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर का आकार इसके विकर्ण द्वारा मापा जाता है। अब विकर्ण से क्या मतलब है? सॉरी, ये जो है ना ये विकर्ण है इसका, इसके आधार पे अपन किसी कुछ भी बोलते हैं ना कि 32 इंच का मॉनिटर है, तो उसका मतलब क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 32 इंच है इसके विकर्ण की। अब देखो मॉनिटर की विशेषताएं। तो मॉनिटर की विशेषताएं क्या है? पिक्सल, पिक्सल स्क्रीन पर छोटे बिंदु से बनती तस्वीर। जो ये स्क्रीन होती है ना इस पर छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे लाखों करोड़ों डॉट होते हैं, इनसे क्या बनती है? तस्वीर बनती है। ये डॉट जितने ज्यादा अधिक होते हैं ना उतनी अच्छी क्या होती है? मॉनिटर की क्वालिटी होती है, ठीक है। अगला आता है अपने पास रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? पिक्सल का गुणनफल। जैसे कि अपन कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे 9:16 में देखते हैं, तो वो तो क्या होता है? एक तरह से उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है। और रिजोल्यूशन क्या होता है? जो पिक्सल का गुणनफल। जैसे इधर तो अपने कितने हैं? 800 पिक्सल है, और इधर की साइड कितने हैं? अपने 600 पिक्सल है। तो ये जो पिक्सल का गुणनफल होता है ना, इस लाइन पे मान लो 600 पिक्सल है और इस पे 800 पिक्सल है, तो ये जो पिक्सल का गुणनफल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं, कि कितने रिजोल्यूशन का अपने पास मॉनिटर है। पीपीआई क्या होती है अपने पास? प्रति इंच पिक्सल की संख्या, यानी कि 1 इंच में जितने पिक्सल होंगे ना इतनी जगह में, उनको अपन क्या बोलेंगे? पीपीआई बोलेंगे, पिक्सल पर इंच। फिर डॉट पिच क्या होता है? 2 पिक्सल होंगे बीच की दूरी। अब मान लो 1 पिक्सल यहाँ है, 1 पिक्सल यहाँ है, अब इनके बीच की जितनी दूरी होगी ना उसी को अपन क्या बोलेंगे? डॉट पिच बोलेंगे। ये डायरेक्ट आ जाता है डॉट पिच क्या होता है, पीपीआई क्या होती है, तो अपन को याद रखना है। रिफ्रेश रेट क्या होती है? स्क्रीन की प्रति सेकंड रिफ्रेश दर, यानी कि 1 सेकंड में स्क्रीन कितने बार रिफ्रेश हो सकती है। जैसे अपने फोन आते हैं 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है या फिर 60 हर्ट्ज का, तो 60 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में स्क्रीन 60 बार रिफ्रेश होती है, यानी कि 60 बार अपन उसमें ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और 120 का मतलब है कि 1 सेकंड में 120 बार हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी ना उतना अच्छा होता है। और एस्पेक्ट रेशियो मैंने बता ही दिया, ये चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है। और बिट मैपिंग क्या होता है देखो, तो बिट मैपिंग क्या होता है? इमेज और टेक्स्ट दिखाने की तकनीक होती है। अब मॉनिटर के प्रकार देखो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है अपने CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर कैसा होता है? फॉस्फोरस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा
इमेज बनाता है। ठीक है, अब जो अगला है अपने पास वो है टीएफटी। टीएफटी क्या होते हैं? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर वाले मॉनिटर होते हैं। ये क्या करते हैं? फ्लैट पैनल में ट्रांजिस्टर तकनीक द्वारा क्या करते हैं? इमेज या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, यानी कि आउटपुट देते हैं अपन को। और जो टीएफटी के प्रकार है वो कौन कौन से? एलसीडी, एलईडी, जीपीडी, ओएलईडी, एमोलेड, ये सभी किसके प्रकार है? अपने टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के प्रकार है। अब आ गया अपने पास अगला स्पीकर। स्पीकर क्या है? ये कंप्यूटर आउटपुट को ध्वनि में प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो भी अपन गाने वगैरह सुनते हैं तो किसके माध्यम से सुनते हैं? स्पीकर के माध्यम से। ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस की साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। और स्पीकर में किसकी आवश्यकता होती है? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है? जिसकी मदद से मतलब जो भी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ना, वो एक तरीके से स्पीकर के उपयोग में आ सके, ऐसा उनको परिवर्तित कर देता है उस सिग्नल्स को। अगला है अपने पास हेडफोन। हेडफोन क्या होते हैं? कंप्यूटर या मोबाइल से व्यक्तिगत ध्वनि सुनने के, अपने आवाज को सुने ना। ठीक है, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? हेडफोन्स का उपयोग करते हैं। फिर है प्रोजेक्टर। तो बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे अपने कोई भी थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोजेक्टर होता है। क्लासरूम या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में उपयोगी। और डीएलपी यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेक्ट में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो कौन सी का होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग होता है। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। डीएलपी यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक। अब देखो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अपन जितने भी देख रहे थे पहले वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थे। अब जो देखेंगे वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें सभी एक तरीके से प्रिंटरें आई हैं और उसके अलग अलग प्रकार आई हैं। प्रिंटर आ गया, ये सोच रहा हूँ क्या करता है? कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, गुणवत्ता। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापते हैं अपन? डीपीआई की डॉट्स पर इंच। और गति को किसमें मापते हैं? पीपीएम इनकी पेज पर सेकेंड। और मैंने बताया था आपको सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं अपन? फ्लॉप्स, FLOPS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, और कनेक्शन क्या होता है? कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है प्रिंटर। कनेक्शन का मतलब है कि इसको कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं इसको, प्रिंटर को। ठीक है, अब देखो प्रिंटर के प्रकार। अब प्रिंटर भी दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटिंग हेड और स्याही रिबन का उपयोग होता है। इनमें क्या करते हैं? अधिक आवाज करते हैं और टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। ऐसे इसमें प्रिंटिंग हेड और स्याही रिबन का उपयोग होता है। अब जो पहला अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसको अपन क्या कहते हैं? पिन प्रिंटर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं अपन? पिन प्रिंटर भी कहते हैं। एक बार में ओनली एक अक्षर प्रिंट करेगा। उपयोग पेरोल और अकाउंटिंग में, जैसे अपन कुछ भी अकाउंटिंग वगैरह, जैसे अपन ने कुछ भी पैसे वगैरह निकला है तो बैंक डायरी में जो एंट्री करवाते हैं ना, तो वहाँ पे डॉट डॉट के रूप में एंट्री होती है। अपन कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी जो पर्ची होती है ना, वो डॉट 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 ऐसे लिखी हुई होती है। तो ये इसीलिए इसको पिन प्रिंटर कहते हैं। जैसे अपन पिन चुबाते हैं ना कागज में, उसी तरीके से कागज में पिन चुबा चुबा के प्रिंटर करता है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? अपन यहाँ से पिन प्रिंटर भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा प्रिंटिंग करता है? रिबन द्वारा प्रिंटिंग करता है। और चार्ट और ग्राफ बनाने में भी सहायक हो सकता है। अगला जो अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है? डेजीवेल प्रिंटर को जिस तरह का होता है अपने पास, एक घूमते हुए वेल का उपयोग करते हैं। इसमें वेल नाम आ रहा है, इसी का मतलब क्या है? डेजीवेल प्रिंटर हो। ठीक है, और फोटो या ग्राफिक्स प्रिंटर, ये क्या फोटो या फिर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है और उच्च गुणवत्ता में अक्सर टाइप करता है। ठीक है, ये याद रखना है अपन। अगला जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है अपने पास लाइन प्रिंटर। एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। गति किसमें मापते हैं अपन? लाइन्स पर मिनट में। जबकि प्रिंटर की गति पूछे तो किसमें मापी जाती है? अपने पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट। और अगला जो अपने ये वाला प्रिंटर था,
लाइन प्रिंटर, उसकी गति कितनी माप रहे हैं अपन, देखो लाइन्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है। और उपयोग कहाँ पे होता है ये, बैंक और रेलवे में, इस तरह का होता है। ठीक है। ड्रम प्रिंटर, ये भी कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जितने प्रकार देख रहे हैं ना अभी तक, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। बेलनाकार ड्रम होता है जिस पर अक्सर उभरे होते हैं, ये भी एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। अब अगला आता है अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो एक तरह से दबाव डाल के जो प्रिंटिंग करेंगे ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग होता है, कुछ भी अपन को नोट्स वगैरह जो भी प्रिंट करवाने होते हैं अपन, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं, इम्पैक्ट का मतलब ही एक तरह से दबाव डालना होता है, तो नॉन इम्पैक्ट का मतलब जो दबाव नहीं डालता हो, बिना दबाव डाले प्रिंट करता हो। प्रिंटिंग के लिए रसायन, ताप या विद्युत उपयोग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या उपयोग होता है, रसायन, ताप या विद्युत का उपयोग होता है। प्रिंटिंग के समय कागज के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं और कम शोर करते हैं, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा शोर करते हैं। स्याही की आपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्ट्रिज का प्रयोग होता है। ठीक है। जो सबसे पहला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है वो है इंकजेट प्रिंटर। नोजल द्वारा अक्षरों और चित्रों को छपा जाता है, इसमें एक नोजल रहती है, उससे क्या अक्षरों और चित्रों को छपा जाता है। स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग होता है, उपयोग नहीं होने पर नोजल बंद हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंक क्लोजिंग कहते हैं। अगला है अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा है, लेजर प्रिंटर है, एक पेज प्रिंटर है। याद रखना, लाइन प्रिंटर का टाइप पूछे तो कौन सा था, इम्पैक्ट प्रिंटर था, जबकि जो पेज प्रिंटर है वो कौन सा है, एक अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये क्या होता है, ध्वनि रहित, उच्च गति और गुणवत्ता वाला होता है। पाउडर टोनर का इसमें उपयोग होता है और लेजर लाइट बीम का उपयोग करता है, किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। और पैरेलल पोर्ट या फिर यूएसबी दोनों से जुड़ सकता है। अगला है अपने पास थर्मल प्रिंटर, ताप या हीट पर आधारित, जैसे अपने कोई जो कंडक्टर वगैरह होते हैं ना, तो टिकट वगैरह देते हैं, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, अपने पास थर्मल प्रिंटर होता है उनके पास। थर्मोक्रोमिक कागज आवश्यक होता है इसके लिए, जो वो कागज होता है ना, वो भी एक अलग ही तरह का कागज होता है, तो वो कौन सा कागज होता है, थर्मोक्रोमिक कागज होता है। उपयोग एटीएम वगैरह, शॉपिंग बिल, बस के कंडक्टर बिल, वो टिकट वगैरह देने में सब में क्या उपयोग होता है, थर्मल प्रिंटर उपयोग होता है। ठीक है। अगला है अपने पास प्लॉटर, तो प्लॉटर क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये तो है सही, सारे प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, बैनर और लाइन डायग्राम प्रिंट करता है। अब देखो प्लॉटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मकानों के नक्शे, मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाने में किसका उपयोग होता है, प्लॉटर का उपयोग होता है। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन में भी किसका उपयोग होता है, अपने पास प्लॉटर का उपयोग होता है। अब इस सटीकता क्या होती है, पुनरावृत्ति और रिजोल्यूशन से मापी जाती है। अब इसकी सटीकता जो होती है ना, यानी कि कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करती है कि एक तरीके से कितने रिजोल्यूशन में प्रिंट करता है और कितने बार प्रिंट कर सकता है। ठीक है। अगले अपने जो सबसे लेटेस्ट है वो है 3D प्रिंटर, उन्नत तकनीक वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, परतों द्वारा त्रिआयामी वस्तु बनाने, इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, तो वो देख लेना है किस तरीके से प्रिंट करता है। बेसिकली किसी भी, जैसे अपन को इसको एक 3D ऑब्जेक्ट बना के देंगे ना, तो ये सेम टू सेम वैसा प्रिंट करके दे देगा अपन। वो इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब देखो जो ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, तो ये डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से, फोटोकॉपी मशीन है, फैक्स मशीन है, मोडेम है। अब मोडेम क्या होता है, मोडेम बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे अपन जो टीवी का रिसीवर देखा होगा आपने, वो क्या करता है, एक तरीके से डिस्क से सिग्नल भी प्राप्त करता है, और जो टीवी रहती है ना, उसको सिग्नल भी देता है, तो वो क्या है, एक मोडेम ही है, जो क्या करे, सिग्नल भी ले और सिग्नल भी प्रोवाइड करे, या एक तरीके से डाटा ले भी से और डाटा का आउटपुट भी दे, तो वही क्या होता है, एक तरीके से मोडेम होता है। ठीक है। अब हेडसेट, हेडसेट भी क्या है, अपने इनपुट और आउटपुट दोनों है। अब कैसे, जैसे अपन बोलेंगे तो उससे जो आवाज है वो अपनी जाती भी है और उसमें आवाज आती भी है स्पीकर के माध्यम से, तो हेडसेट भी इनपुट और आउटपुट हो गया।
टच स्क्रीन मैंने बताई दिया आपको, वॉकी टॉकी में भी आवाज़ आती हुई जाती भी है, संचार उपकरण मोबाइल वगैरह कुछ भी मान लो, तो वो सब क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वीडियो का उपयोग मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा से रियल टाइम वीडियो कॉल संभव है। ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है। और संधारित्र का उपयोग उच्च गुणवत्ता की ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जो कैपेसिटर होता है ना, उसका उपयोग किसके लिए होता है, उच्च गुणवत्ता की ध्वनि के रिकॉर्डिंग के लिए होता है। ठीक है। अब देखो टेलीफोन और सेंसर क्या होते हैं। टेलीफोन आवाज को विद्युत संकेतों में बदलता है और पुनः ध्वनि में बदलता है। ठीक है। सेंसर का उपयोग क्या होता है, सेंसर क्या करते हैं, तापमान, गति, दबाव आदि डेटा को कोड करने के लिए सेंसर का उपयोग होता है। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, VCR है बारकोड रीडर, डिजिटाइजर है, लाइट पेन है, ये सब क्या है, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। और अन्य कुछ और भी फैक्ट देख लो, जैसे ऑप्टिकल माउस क्या करता है, डायोड से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रिंटर क्या करता है, प्रकाश संवेदनशील सतह से छवि कैप्चर करता है। और माउस पैड क्या करता है, माउस चलाने तो रबर काटता है। अब माउस पैड की एक चीज याद रखना आपको, कि जो माउस पैड होता है ना, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता है डायरेक्ट। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे अपने पास ऑप्शन में दे देगा इनपे से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा माउस, कीबोर्ड, टच पैड और माउस पैड। तो अपने पास कौन सा नहीं होगा, माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं होगा, क्योंकि ये तो माउस के नीचे रखने के काम में आता है। इसका डाटा इनपुट देने के लिए कोई कार्य नहीं है। और लैपटॉप में टच पैड क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास कंप्यूटर मेमोरी। अब देखो कंप्यूटर मेमोरी सभी यही जानते हो, ये पेन ड्राइव, एक जो SD कार्ड आता था वो मेमोरी अपने पास। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपन और भी मेमोरीज कौन कौन से टाइप की होती है। ठीक है। तो बिना किसी वक्त को आए शुरू करते हैं। वैसे भी हमने जो दो टॉपिक है वो बहुत लंबे खींच चुके हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो करना है। और मुझे लगा था कि 1.5-2 घंटे में हो जाएगी, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, हो सकता है 3-4 घंटे तक खींच जाए। फिर भी आप इसको 2x स्पीड में करके देख लेना, तो आराम से आपके बहुत जल्दी पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा। अब देखो मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का वह बुनियादी भाग जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी या स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है, मेमोरी या फिर स्टोरेज कहलाता है। ठीक है। यानी कि कुछ भी, जो भी अपने पास डेटा वगैरह है, कुछ भी, कोई फाइल है, फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, उन सबको जो स्टोर करता है ना, आप वो स्टोर या तो स्थायी रूप से करेगा यानी कि परमानेंट करेगा, या फिर अस्थायी रूप से करेगा यानी कि कुछ समय बाद डिलीट हो जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का मेमोरी या फिर स्टोरेज कहलाएगा। मेमोरी अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। परमानेंट भी होती है और नॉन परमानेंट भी होती है। अब देखो मेमोरी के प्रकार। अब मेमोरी के प्रकार, अब देखो सबसे पहले जो मेमोरी का प्रकार है वो है अपने पास प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में भी दो होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। अब रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो रैम भी दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये सब अपन आगे देखने वाले हैं। अब रोम भी 3 तरह की होती है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होगी अपने पास, रीड ओनली मेमोरी। अब जो रोम होगी ना वो भी पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है, ये सभी फुल फॉर्म है ना, एक में जो PDF होगी ना उसमें दे दूंगा आपको। ठीक है। और मैं वीडियो के एंड में आपको मोबाइल नंबर भी बता दूंगा, जिन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। अब ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो सेकंड टाइप है अपने पास मेमोरी का, वो है अपने पास सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो देखो द्वितीयक मेमोरी कौन कौन सी होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज हो सकती है। अब मैग्नेटिक स्टोरेज में भी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी कौन सी है, मैग्नेटिक स्टोरेज है। अब ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, यानी कि प्रकाशीय डिस्क, उसमें CD होगी, DVD होगी, ब्लूरे डिस्क, ये सब कौन सी है, ऑप्टिकल डिस्क है।
और ये कौन सी मेमोरी की टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है। इनको अपन डिटेल से देखने वाले हैं, टेंशन मत लो, यहाँ पे बस नाम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सब जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये सब। अब देखो सबसे पहले अपने पास है प्राथमिक मेमोरी। अब ये सब डिटेल में आएगी, वो तो अपन ने बस वहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखा था उनका। तो प्राथमिक मेमोरी इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ये मदरबोर्ड पर स्थित सीपीयू का भाग होती है। जो अपना मदरबोर्ड होता है ना, अपन ने देखा था फर्स्ट क्लास में देखा था कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड पर स्थित सीपीयू होता है ना, उसका भाग होती है। डेटा प्रोसेसिंग के समय सीपीयू द्वारा आवश्यक डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब जब अपन जो कंप्यूटर चला रहे होते हैं या फिर कोई भी मोबाइल ही चला रहे होते हैं, तो जब वो प्रोसेसिंग करता रहता है ना, जैसे कोई वीडियो चल रहा है, तो उस समय जिसमें डेटा स्टोर रहता है अस्थायी रूप से, आकार में क्या होती है, सीमित होती है, परंतु गति में तेज होती है। ये जो रोम होती है ना अपनी, उससे बहुत ज़्यादा तेज होती है। प्राथमिक मेमोरी के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक तो रैम और एक रोम। और जो रैम होती है ना, ये रोम से भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, याद रखना है अपन को। ये वही टाइप है प्राइमरी मेमोरी के। अब देखो सबसे पहला जो प्राइमरी मेमोरी का टाइप था, वो था अपने पास रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल यानी कि अस्थायी अर्थात परिवर्तनशील मेमोरी है। इसमें जो डेटा रहता है ना, वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता। इसमें डेटा का क्रमानुसार पढ़ना आवश्यक नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ेगा ये जैसे डेटा को, मतलब पहले इसको जहाँ से पढ़ना है वहीं से पढ़े, ये लास्ट से पढ़ सकता है, बीच में से पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कोई वीडियो चलाया अपन ने, तो रैम के लिए ये आवश्यक नहीं है कि ये जो अपनी ड्यूरेशन है की स्टार्टिंग है ना, पहले सेकंड से वीडियो की, उसको डेटा को पढ़े। हो सकता है ये 5 मिनट पे डायरेक्ट पढ़ ले, 10 मिनट में पढ़ ले, वीडियो के एंड में पढ़ ले। कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा मिट जाता है, इसका रैम का डेटा मिट जाता है, ये अपन को याद रखना है। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब जो अगला टाइप है एसरैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसका टाइप है, अपन ने यहाँ पे देखा था, पहला फ्लो चार्ट देखा था ना, उसमें देखा था। तो एसरैम किसका टाइप होता है, अपने पास यहाँ से रैम का एक टाइप होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैश मेमोरी के रूप में कार्य करती है। इस तरह की स्टैटिक रैम होती है अपने पास, ठीक है। और स्टैटिक रैम में प्रत्येक सेल एक फ्लिप फ्लॉप से बनता है, जो बीट पर स्टोर होता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाई जाती है। जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं ना, उनसे बनाई जाती है। समय समय पर रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। जो स्टैटिक रैम होती है ना, उसमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, और डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज होती है स्टैटिक रैम। फिर जो दूसरा टाइप है रैम का, है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नियमित रूप से रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग बायो यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम को लोड करने के लिए मुख्य मेमोरी के रूप में किसका उपयोग होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। याद रखना है डी रैम का उपयोग किसके लिए होता है, बायोस प्रोग्राम को लोड करने के लिए मेन मेमोरी के रूप में। जो एक है अपने पास सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, इस तरह की होती है। ये क्या होती है, जो अपनी सिंपल जो डायनेमिक रैम मेमोरी होती है उससे भी ज़्यादा तेज होती है, और ये क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज होती है। इस तरह की अपने पास ये रैम होती है, देखी लिया अपन ने। अब एक ही और जो रैम का टाइप है, वो एनवी रैम यानी कि नॉन वोलेटाइल रैम, नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयोग होती है। याद रखना है अपन को कि एनवी रैम कहाँ पे प्रयोग होती है, जो अपनी नेटवर्क डिवाइसेज होती है ना, उसमें हार्ड डिस्क के रूप में प्रयोग होती है। एक ही अपने पास DDR डबल डाटा रेट रैम। ये रैम का एक आधुनिक प्रकार है, जो प्रति क्लॉक साइकिल में कितनी बार डेटा ट्रांसफर करता है, 2 बार ट्रांसफर करता है। डबल डाटा रेट डबल डाटा रेट रैम का मतलब ही क्या हो गया, 2 बार एक क्लॉक साइकिल में 2 बार डाटा ट्रांसफर करेगी, ठीक है। अब जो अगला थे अपने प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, वो है अपने पास रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी है, जबकि रैम क्या थी, अस्थायी मेमोरी थी। ये कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी का हिस्सा होता है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी से बनी होती है। निर्माण के समय ही
डेटा और निर्देश को स्टोर किया जाता है, जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, इन सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसमें स्टोर सॉफ्टवेयरों को क्या कहते हैं अपन, फर्मवेयर कहते हैं। याद रखना, जो रोम होती है ना, उसमें स्टोर सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलेंगे, फर्मवेयर बोलेंगे। इसके स्थायी निर्देशों को बदला नहीं जा सकता, इसमें जो भी डेटा स्टोर है उसको बदला नहीं जा सकता। इसमें बायो यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के जो भी प्रोग्राम होंगे ना, वो इसमें लोड होते हैं। ठीक है, इसमें बूटिंग के लिए निर्देश संग्रहित रहते हैं। ये बायो जो प्रोसेस होती है ना, बूटिंग की प्रोसेस होती है एक तरीके से। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होंगे ना, वो कहाँ पे होंगे, अपने रोम में होंगे। ठीक है, अब देखो बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर को चालू स्टार्ट करने के लिए निर्देशों को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के दौरान पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट प्रोसेस किया जाता है। जब बूटिंग होती है ना, तो क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस होती है, याद रखना है। बूटिंग के दौरान कौन सी प्रोसेस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस। ठीक है, अब देखो कोल्ड और वार्म बूटिंग क्या होती है। कोल्ड बूटिंग का मतलब है बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। जैसे अपने पास कंप्यूटर है वो अभी बंद है, तो उसको जैसे अपन चालू करेंगे ना पावर बटन दबा के, तो वो कौन सी है, कोल्ड बूटिंग। जबकि वार्म बूटिंग क्या होती है, जो अपना कंप्यूटर है ना वो चालू है और उसको अपन रिस्टार्ट करेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रोम के प्रकार। पी रोम, तो पी रोम का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, एक बार प्रोग्राम बंद होने पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, रोम के रीड ओनली मेमोरी, पी रोम के प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम के इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम के इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका फॉर्म है, ईईपी रोम का। और ईपी रोम क्या होती है, कई बार ये प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी सहायता से प्राप्त बैंगनी किरणों की सहायता से डेटा हटाया जाता है। और ईईपी रोम का मतलब क्या है, डेटा को विद्युतीय रूप से मिटाया जाता है। बाइट बाइट इरेजेबल फ्लैश मेमोरी इसका उदाहरण है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन कौन से होते हैं अपने पास, इसे सहायक या बेकिंग मेमोरी भी कहते हैं। अब देखो सहायक या फिर बेकिंग मेमोरी किसको कहते हैं अपन, बैकअप या फिर बेकिंग मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी होती है, यानी डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। जबकि जो अस्थायी होती है ना, उनमें जैसे अपन कंप्यूटर बंद करेंगे, जैसे रैम थी अपने पास, तो उसमें क्या होता था, डेटा मिट जाता था। और प्राथमिक मेमोरी की तुलना में स्टोरेज अधिक होती है इसकी, और एक्सचेंज टाइम अधिक और कीमत कम होती है। जो इसमें जो कुछ भी अपन जैसे वीडियो वगैरह डाल रखा है, तो उसको चलाएंगे ना, तो जो अपनी प्राइमरी मेमोरी थी ना, जैसे रोम थी, तो वहां से चलाएंगे तो वहां से जल्दी चलता है। लेकिन जैसे अपन पेन ड्राइव वगैरह लगाई के चलाएंगे, क्योंकि ये सब किसके टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी के, तो यहाँ से उसको रीड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से प्रोग्राम वगैरह चलाने में। सीपीयू इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, पहले डेटा रैम में लोड होता है, ये याद रखना है अपन को। तो पहले डेटा कहाँ पे लोड होगा, रैम में लोड होता है। अब देखो सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप देखी थी अपने, मैग्नेटिक देखी थी, इलेक्ट इलेक्ट्रिकल देखी थी और ऑप्टिकल देखी थी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज, और मैग्नेटिक में भी कौन सी, मैग्नेटिक टेप इस तरह की होती है, ये देखो डायग्राम में। ठीक है, तो अपने पहले कैसेट वगैरह होते हैं ना, वो सब क्या होती है, मैग्नेटिक टेप। प्लास्टिक रील पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश करके कैसेट के रूप में प्रयोग होता है। इसमें डेटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है, जबकि रैम में डेटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। डेटा एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड यानी कि बीपीएस में मापा जाता है। ठीक है, डेटा एक्सेस टाइम किसमें, बाइट पर सेकंड यानी कि बीपीएस में। अगली जो अपने पास मैग्नेटिक स्टोरेज है वो पे है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सके, इसकी क्षमता ऐसे होती है 1 TB 2 TB। ठीक है, इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम या कांच की सपाट गोलाकार प्लेट से बनी होती है, जिन पर चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है। स्पिंडल से जुड़ी होती है, ये अपना स्पिंडल होता है, इससे जुड़ी होती है। और आर्म हेड के माध्यम से डेटा पढ़ा जाता है, जो ये अपना आर्म हेड होता है ना, इसके माध्यम से डेटा पढ़ा जाता है। 1956 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म कई बार बता चुका हूँ, कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। तो ऐसे पूछ सकता है अपन से कि हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, IBM ने।
अब देखो HDD की संरचना और जो इसकी प्रोसेस होती है डाटा पढ़ने की, वो क्या होती है। डेटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, इसमें थेम होता है ये। बाकी की जो अपन स्टोरेज देख रहे थे ना, उनमें डेटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक है, लेकिन इसमें रैम की तरह डेटा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। प्लेटों पर अदृश्य केंद्रित वृत्तों को क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। जो इसकी ये प्लेट होती है ना, इस पे सर्कल होते हैं बहुत सारे, जो अपन को दिखाई नहीं देते, उनको क्या कहते हैं अपन, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, जैसे गाने की ट्रैक होती है वैसे उनको ट्रैक कहते हैं। ट्रैक को समान आकार के सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अब जो ट्रैक होगी ना, उसको भी समान आकार के छोटे छोटे सेक्टर में विभाजित करते हैं। ठीक है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, फॉर्मेटिंग। एक तरह से फॉर्मेट, किसी भी चीज का फॉर्मेट जमाना, वही क्या है, फॉर्मेटिंग है। समान ट्रैक्स के समूह क्या है कहते हैं अपन, सिलेंडर बोलते हैं। अब देखो HDD की जो भंडारण क्षमता होती है और कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके, देखो भंडारण क्षमता यानी कि एक तरह से डाटा स्टोरेज क्षमता। तो प्रति इंच ट्रैक की संख्या, ट्रैक के प्रति इंच बिट्स, लेट्स की संख्या, सेक्टर आकार और रीड राइट हेड की तकनीक पर निर्भर करती है इसकी क्या, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है। प्रति इंच जितनी ज्यादा ट्रैक्स होगी ना, उतनी ज्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। और जितनी ज्यादा प्लेटों की संख्या होगी ना, उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, स्टोरेज की क्षमता होगी। ठीक है, ये इन सब पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है। अब इसकी गति किसमें मापते हैं अपन, RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कब कहाँ तक हो सकती है, 15,000 RPM तक हो सकती है। एक मिनट में 15,000 राउंड कर सकती है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, डिस्क पे जीप बर्नौली डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, इस तरीके की हार्ड डिस्क होती है। ये सभी किसके प्रकार है, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। अब HDD कैसे कनेक्ट होती है, HDD कंप्यूटर के साथ कितने प्रकार से कनेक्ट होती है, दो प्रकार से कनेक्ट होती है। एक है पाटा यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक होती है SATA यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हाउ डिड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन SATA एंड पाटा, देखो जो SATA और पाटा होता है ना, वो कैसे डिफरेंट होता है, तो इसको थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। तो अपने पास साटा ड्राइव होता है ना, अब साटा की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा की पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जो अपना साटा होता है ना, उसमें क्या होता है, इस तरीके से कनेक्ट होता है, इस तरीके से टीथ होते हैं। जबकि जो पाटा होता है ना, यानी कि पैरेलल वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, इस तरीके से एज होते हैं इसके। जबकि जो साटा होता है ना, उसमें इस तरीके के एज होते हैं। ये बस कनेक्ट करने के तरीके के आधार पे ही इनका डिफरेंट होता है, यानी कि साटा और पाटा। अब फ्लॉपी डिस्क देखो, फ्लॉपी डिस्क ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, इसे फ्लॉपी ड्राइव में लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, डिस्केट भी कहते हैं। डेटा सर्कुलर रिंग्स में रिकॉर्ड होता है, इसमें जो सर्कुलर रिंग्स होती है ना, उसमें डाटा रिकॉर्ड होता है। सेक्टर के समूह क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। जबकि अपन जो HDD थी ना, उसमें सेक्टर्स के समूह क्या कहते हैं अपन, क्या कह रहे थे अपन, वहाँ पे गया सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग, और समान ट्रैक्स के समूह को सिलेंडर। जबकि जो इसमें सेक्टर थे ना फ्लॉपी डिस्क में, उसके समूह क्या कहते हैं अपन, क्लस्टर कहते हैं, याद रखना है। और 3.5 इंच फ्लॉपी की सामान्य क्षमता कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होगी ना, उसकी सामान्य क्षमता कितनी होगी, 1.44 GB। इस तरह की अपने फ्लॉपी डिस्क दिखाई देती है। ठीक है, देखो फ्लॉपी डिस्क का भी क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकारों में बांट रखा है उसको। तो सबसे पहले अपने पास है माइक्रो, तो माइक्रो की 3.50 इंच तो इसकी व्यास होगा, और इसकी क्षमता कितनी होगी, 2.8 MB की। फिर जो मिनी होगी, अब मिनी की क्षमता कितनी होगी, 1.22 MB, और आकार 5.25 इंच। और लार्ज वाले की 8.0 इंच और क्षमता 1.00 MB। ठीक है, अब जो अगली है अपने पास, वो है ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज अपन ने देखी ली, अब देखेंगे अपन ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि जो डाटा को स्टोर करने के लिए एक तरीके से ऑप्टिकल
या फिर एक तरीके से लाइट का उपयोग करती है। ठीक है, 1960 के दशक में जेम्स रसेल ने इसका आविष्कार किया था। ये फैक्चुअल डाटा है। डेटा पढ़ने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग होता है। मैंने बोला था ना कि इसमें जो डाटा को पढ़ने या फिर रीड करने के लिए किसका उपयोग होगा, अपने पास प्रकाश या फिर लाइट का उपयोग होगा। इसका व्यास कितना होता है, 4.7 इंच या फिर 12 सेमी तक होता है। इस तरह की ये होती है अपने पास ऑप्टिकल डिस्क। अब जो ऑप्टिकल डिस्क का पहला प्रकार है वो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। इस तरह की सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सही है। 1982 में फिलिप्स और सोनी ने पहली सीडी जारी की। ये याद रखने में आप, पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सीडी किससे बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट से। और क्षमता क्या होती है इसकी, 650 MB से 700 MB। और डेटा स्टोरेज का सस्ता माध्यम एक तरीके से सस्ती पड़ती है। बहुत सारी पहले फिल्मों की सीडियां भी आती थी। देखो सीडी के प्रकार, सीडी रोम केवल पढ़ा जा सकता है। सीडीआर एक बार लिखा बार बार पढ़ा जा सकता है। और CDRW डेटा मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, रीड एंड राइट। RW का मतलब है रीड एंड राइट, जबकि CDR का मतलब है ओनली रीड। एक बार लिखा जा सकता है लेकिन बार बार पढ़ा जा सकता है। अब जो अगली अपने पास ऑप्टिकल डिस्क हुए, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अपनी। स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 4.7 GB से 17 GB तक हो सकती है। और 650 नैनोमीटर लेजर लाइट का इसमें उपयोग है। अब नैनोमीटर, ये 650 नैनोमीटर क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। जो लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ होती है। सब लाइटों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे लाल कलर है तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, हरे की अलग होगी। तो इस 650 नैनोमीटर लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है इसमें डेटा को पढ़ने के लिए। और प्रकार कौन से हैं, डीवीडी रोम, डीवीडीआर, डीवीडीआरडब्ल्यू, और सीडी वाले प्रकार इसमें, जिसमें डीवीडी रोम का मतलब ओनली पढ़ा जा सकता है, डीवीडीआर का मतलब एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है, और डीवीडीआरडब्ल्यू का मतलब एक से अधिक बार लिखा और पढ़ा जा सकता है डेटा को। ठीक है, अगला टाइप है अपने पास ब्लूरे डिस्क यानी कि BRD। ये ऑप्टिकल डिस्क और रोम का एक प्रकार है। इसको अपन क्या रोम के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की दिखती है ब्लू-रे डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क ये जिसका अपन रोम के रूप में यानी कि रीड ओनली मेमोरी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वीडियो गेम्स और HD वीडियो स्टोर करने के लिए इसका उपयोग होता है। याद रखना, वीडियो गेम और HD वीडियो स्टोर करने के लिए इसका उपयोग होता है, ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है, BRD का। स्टोरेज क्षमता इसकी कितनी होती है, 25 GB से लेके 50 GB तक हो सकती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेज, ये अब कुछ फैक्ट आ गए अपने। तो पेन ड्राइव या फिर, सॉरी फैक्ट क्या आ गए अपने, सबसे पहला मैग्नेटिक स्टोरेज देखा था अपन ने सेकेंड स्टोरेज में, फिर देखा ऑप्टिकल स्टोरेज। अगला है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें पेन ड्राइव मेमोरी वगैरह आ जाएंगे। तो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है। सबसे पहले पेन ड्राइव किसमें लगाया जाता है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है उसमें सबसे पहला प्रकार आ गया पेन ड्राइव, कहाँ पे लगाया जाता है, USB पोर्ट में। फिर छोटा कम वजन वाला पोर्टेबल डिवाइस है। बेसिकली अपन ने सबके पास वैसे होगा, ऐसे नहीं भी होगा तो देखा होगा कि पेन ड्राइव का वजन बहुत कम होता है। और जो अगला प्रकार है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का है मेमोरी कार्ड। तो ये डिजिटल डाटा को स्टोर और ट्रांसफर करने में के लिए प्रयुक्त होता है। मोबाइल कैमरा आदि में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं अपन किसका, SD कार्ड का। ठीक है, या फिर मेमोरी कार्ड का। और जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो देखते हैं। कंप्यूटर डाटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहते हैं। कि कंप्यूटर डाटा की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टोरेज क्षमता बोलेंगे। इसे मापने के लिए मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं। अब देखो मेमोरी यूनिट अलग अलग तरीके की होती है। मतलब एक तरीके से सबसे पहले जो आएगी ना अपने पास, वो आएगी एक बिट। एक बिट का मतलब है 0 और 1। एक बिट में क्या क्या होंगे, 0 और 1। फिर आएगा एक निबल, तो एक निबल में कितनी होंगी, 4 बिट होंगी, यानी कि 0101। तो ऐसे चार बिट मिलके क्या बनाएंगे, एक निबल। फिर एक बाइट आएगा, तो एक बाइट में कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे। तो 8 बिट है एक बाइट में और 4 बिट है एक निबल में। तो एक बाइट में कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल हो जाएंगे। ऐसे अपन को कैलकुलेशन भी करनी है। फिर किलो बाइट है, तो किलो बाइट में कितने बाइट है, 1024 बाइट्स है।
फिर मेगाबाइट है, तो मेगाबाइट में कितने किलोबाइट है? 1024 किलोबाइट है। 1024 किलोबाइट मिलके क्या बनाएगा? एक मेगाबाइट बनाएगा। फिर गीगाबाइट है, तो गीगाबाइट का मतलब है 1024 मेगाबाइट, ठीक है ना। फिर टेराबाइट है, ये यूनिट बढ़ती जा रही है, तो टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होंगे यानी कि जीबी। फिर एक पेटाबाइट यानी कि पीबी, तो एक पेटाबाइट में कितने टीबी होंगे? 1024 टीबी यानी कि 1024 टेराबाइट। फिर पेटाबाइट के बाद आएगा एक्साबाइट यानी कि ईबी, तो एक ईबी में कितने पीबी होंगे? 1024 पीबी, और पीबी का मतलब क्या है? पेटाबाइट। फिर अगला है अपने पास जेटाबाइट। वैसे यहाँ तक याद है, अधिकतर जेटाबाइट तो बहुत लास्ट होता है, फिर भी कभी कभी पूछ भी लेते हैं। तो एक जेटाबाइट यानी कि जीबी में, जेडबी में कितने ईबी होंगे? 1024 ईबी, और ईबी का मतलब क्या है? एक्साबाइट। फिर योटाबाइट है, इनको आप पढ़ लेना। योटाबाइट में कितने जेटाबाइट होंगे? 1024 जेटाबाइट होंगे। फिर ब्रोटोबाइट से, ब्रोटोबाइट में 1024 योटाबाइट होंगे। फिर अगला है अपने पास जियोबाइट, तो एक जियोबाइट में कितने ब्रोटोबाइट होंगे? 1024 ब्रोटोबाइट होंगे, तो जियोबाइट सबसे बड़ी यूनिट होगी, ठीक है।